देखो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, इंटेस्टाइन जूस, यानी कि ये कई बार क्वेश्चन आया, याद रखना, इसको कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अग्नाशय का रस पढ़ा था, यकृत का रस पढ़ा था यानी पित्ताशय का। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पित्त रस पढ़ने के बाद में इंटेस्टाइन जूस, यानी कि इसको क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। कितना होता है, 2 से 3 लीटर प्रतिदिन स्त्राव होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना रस जो है कितने हर दिन जो है यहाँ से रिलीज होता है। ये एक तो ट्रक वाले जो हाँ मतलब ये जो है ना है अलग ही चलता है इनका गाँव से। सर एक बगोना में एक ट्रक आता था, गोरी तेरा हाँ वो ट्रक का अलग ही है और वो मस्त उसमें गोनी वो उनका हारना बजते रहता, मतलब हारने में ही वो। और कभी देखना 2 ट्रक आपस में जाएंगे ना, वो आपस में बात करते जाएंगे, ये बोलेंगे ये भी बोलेंगे और वो बात करते हुए चले जाते हैं। चलो हम लोग देखते हैं सक्कस एंटेरिकस की बात करें तो ये याद रखना 2 से 3 लीटर जो है हर दिन ये स्त्रावित होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसका काम क्या है, बृहद अणुओं को की बात करें तो ये इनका पाचन करती है कहाँ पे, ग्रहणी में यानी कि ड्यूडेनम में। और इसका काम है कि जो सरल पदार्थ है उसको अवशोषण कर लेना जिज्यूनम और इलियम में। तो ये याद रखना है, पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत के ड्यूडेनम में, और अवशोषण कहाँ होगा, जिज्यूनम और इलियम में। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपचयित तथा अनावशोषित यानी जो अवशोषित नहीं होगा वो, और जो अपचित होगा वो पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। और इस तभी आती है डाइजेशन की प्रॉब्लम, जब खाना पचता नहीं है, अपचित होता है और यहाँ पे जो उसका अवशोषण नहीं होता है तो वो कहाँ चले जाता है, बड़ी आंत में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे ग्लाइकोसिडेज और डाइपेप्टाइडेज, एस्ट्रेज और न्यूक्लियोसिडेज, ये एंजाइम यहाँ पे होते हैं जो करते क्या है, तो ये अंतिम उत्पादों को जो है पाचित कर यानी उसका डाइजेशन करके और उसको अवशोषण योग्य बनाते हैं, यानी कि उसका अवशोषण हो सके। और अंतिम चरण में आंत की जो म्यूकोसा की उपकला कोशिकाओं के क्या होता है, ये बहुत समीप आ जाते हैं। कौन सी कोशिका, म्यूकोसल, पता है, पढ़ी थी हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो, इसके बाद बात करते हैं आंत श्लेष्मा उपकला। आंत पता है, आंत यानी छोटी आंत की बात कर रहे हैं, श्लेष्मा यानी म्यूकस, उसकी जो उपकला कोशिका यानी कि एपिथेलियल सेल है, इसमें जो गॉबलेट सेल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है गॉबलेट सेल कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में। ठीक है। ये गॉबलेट सेल जो होती है वहाँ पे भी पढ़ चुका था मतलब तुम लोगों को पढ़ाया था वो औतकी वाले में, इसमें यानी हिस्टोलॉजी जब हम लोगों ने देखी थी तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि गॉबलेट सेल होती है, ये क्या करती है, श्लेष्मा को स्त्रावित करती है। और म्यूकोसा में जो है ब्रश बॉर्डर कोशिका पढ़ चुके थे हम लोग, माइक्रोवेलाई जिसको हम लोग कहते हैं, तो माइक्रोवेलाई जो पाई जाती है तो ब्रश बॉर्डर कोशिका उसी को कहते हैं। और ये क्या करती है, गॉबलेट कोशिकाओं के स्त्राव आपस में मिलकर ये क्या बनाते हैं, सक्कस एंटेरिकस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, सक्कस एंटेरिकस कैसे बनेगा, ब्रश बॉर्डर कोशिका और गॉबलेट कोशिका मिल के बनाएंगे सक्कस एंटेरिकस। और ये म्यूकस अग्नाशय के, हाँ ये पढ़ा भी था हम लोगों ने कि म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ में मिलकर आंत म्यूकोसा अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करती है। ये पढ़ा था हम लोगों ने कि ये बाइकार्बोनेट जब भी उससे मिलेगा, किससे, एक एंजाइम के साथ हम लोगों ने देखा था, तो वो क्या करता है, HCl के प्रभाव को कम करता है। तो यही अम्ल यानी HCl। क्लियर है। इसके बाद एंजाइमों की सक्रियता यहाँ पे क्या करता है, क्षारीय माध्यम करता है, अम्लता के प्रभाव को कम कर देगा। तो एंजाइमों की सक्रियता कहाँ पे होंगी, क्षारीय माध्यम पे। क्षारीय यानी कि 7.8 को तैयार करेगा, मतलब पहले तो बेसिक नेचर होता है, जैसे ही ये बाइकार्बोनेट के साथ मिलके जो है अम्लीय दुष्प्रभाव को कम करता है तो क्षारीय माध्यम हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए 7 के बाद क्या आ जाता है, अरे pH मीटर पता है क्या, 1 से 7 और 14, 1 से 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक के क्षारीय। तो ये 7.8 है तो कैसा हो गया ये, क्षारीय। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को सबम्यूकोसल भ्रूणर ग्रंथि मदद करती है, ये याद रखना।
कि यहाँ से अम्ल से क्षार में इसको परिवर्तित करने के लिए, इस माध्यम को बनाने के लिए यहाँ पे कौन सी ग्रंथि मदद करेंगी? ब्रूनर ग्रंथि। क्लियर है? कहाँ पाई जाती है ब्रूनर ग्रंथि? कहाँ पाई जाती है? अरे बताओ, पहले भी पढ़ा चुका हूँ और अभी भी लिखा हुआ है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? छोटी आंत पढ़ रहे हैं ना, तो छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत की कौन सी ग्रंथि में? सब म्यूकोसा में पढ़ा था हम लोगों ने। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग यहाँ पे एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमीनो पेप्टिडेज और डाईपेप्टिडेज, इन तीनों को मिला के एक एंजाइम बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? इरिप्सिन। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डाईपेप्टाइड, ठीक है। डाईपेप्टाइड यानी जब पेप्टाइड की 2 चेन, ठीक है, डाईपेप्टाइड, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा? डाईपेप्टिडेज। और ये किस में टूट जाएगा? अमीनो अम्ल में, ठीक है। ये डाईपेप्टाइड किसका पार्ट है? ये प्रोटीन का पार्ट है। प्रोटीन को तोड़ा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे वो पेप्टाइड में टूटा था। पेप्टाइड और पेप्टाइडेज में नहीं, पेप्टाइडेज नहीं, पेप्टोज में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है, इसलिए डाईपेप्टाइड किस में टूट गया? अमीनो अम्ल में। इसके बाद हम लोगों ने किसको तोड़ा था? स्टार्च को तोड़ा था। स्टार्च किस में टूट गया था? माल्टोज में। तो माल्टोज को भी तोड़ना पड़ेगा, तो एंजाइम कौन सा काम करेगा? माल्टेज। और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोज डाइसुगर थी, डाइसेकेराइड, तो ये ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। इसके बाद लैक्टोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। तो लैक्टेज एंजाइम काम करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा। सुक्रोज, सुक्रेस एंजाइम काम करेगा, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज, ये न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज जब एंजाइम काम करेगा, तो यहाँ पे शर्करा और नाइट्रोजन क्षार में टूटेगा। इसके बाद बात करते हैं डाई व मोनोग्लिसराइड, वो लिपिड को तोड़ा था, तो ये जो है डाई व मोनोग्लिसराइड, यहाँ पे लाइपेज एंजाइम काम करेगा, और ये वसी अम्ल और किस में टूट जाएगा? कोलेस्ट्रॉल में। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि छोटी आंत में सभी पोषक पदार्थों का, मतलब सभी चीज़ों का डाइजेशन होता है। देखो, ये प्रोटीन का हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट का हो गया, ये डीएनए का हो गया, और ये आपका हो गया वसा का, और कुछ तो पता नहीं, विटामिन है तो वो आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये याद रखना। आपको पूछा जाए कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। या पूर्ण पाचन का मतलब सारी चीज़ों का डाइजेशन वो कहाँ होता है? छोटी आंत में। और अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो अब बड़ी आंत की बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई डाइजेशन की लगभग। अब देखो, डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया लगभग, ठीक है। ये सारी चीज़ों का डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी आंत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, और अब पढ़ना है अवशोषण। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो बड़ी आंत की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये महत्वपूर्ण है पाचन, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे पाचन क्रिया नहीं होती, बड़ी आंत में नहीं होती, याद रखना। इसका कार्य क्या है? तो कुछ जल को, खनिज को और औषधि को क्या करता है? ये अवशोषण का काम करता है। श्लेष्म का स्त्रावन करता है, और अपचित उत्सर्जी पदार्थ कणों को चिपकाने और स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट, ठीक है, के कारण यहाँ पे उनका बाह्य निष्कास आसान बनाता है, ठीक है। इसके बाद अपचित और अवशोषित पदार्थ, जिसको हम लोग मल कहते हैं, ठीक है, इसको अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक मलाशय में रखता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मलाशय यानी कि वही टैंक, जहाँ पे क्या रहता है? मल रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें जो है अवशोषित होती, कैसे होती है तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, जठरांत्री पथ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्रियाएं विभिन्न अंगों में जो है समन्वय होती है, यानी कि कोऑर्डिनेट होती है। तो यहाँ पे 2 लोग काम करते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम आपका, यानी तंत्रिका और हार्मोन, मतलब डाइजेशन जो होगा तो 2 लोग कंट्रोल करेंगे, एक तो आपका दिमाग और दूसरा हार्मोन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं भोज्य पदार्थों को देखने से, जैसे कई बार आप मार्केट जाते हो ना, और आप देखते हो, ओ बहन देख 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 जलेबी बहन गरम गरम, ओ बहन समोसे, अरे ओ इमली का बूटा, हाँ इमली का बूटा, गरम गरम समोसे,
और जैसे ही घर जाते हो कई बार जो है गुलाब जामुन बनती है, नमकीन बनता है, तो आप क्या करते हो, आप या तो आपको देखने से पहले आप क्या करते हो, जैसे ही रास्ते में जाते हो वैसे सूंघने लगते हो, बहन कुछ तो बन रहा है, या अभी इधर से जाते होंगे तो कहीं आप 3rd फ्लोर पे होंगे तो सुन के ही बता देंगे कहीं हलवा बन रहा है बहन, घी की आवाज़ आ रही, ये आवाज़ सॉरी मतलब गंध भी नहीं बोलेंगे उसको, क्या खुशबू। हाँ तो उससे क्या होगा, लार ग्रंथियों में स्त्राव आ जाएगा, यानी जिसको कहते हैं मुंह में पानी आना, कि जो है समोसे खाए नहीं लेकिन उससे पहले क्या होना, मुंह में पानी आना। मार्केट वगैरह में जाते हो तो जैसे समोसे देखते हो जीभ ऐसे करता हो, हाँ बहन मुंह में पानी आ रहा है, जी रीता जी मुंह में पानी आ रहा है, आ गया देखो पानी आ गया। तो इससे क्या होता है, ये लार ग्रंथियों के स्त्राव को ये उद्दीपित करते हैं, तंत्र को पता चलता है कि हार्मोन एंजाइम रिलीज़ करना है, सामने वाले बच्चे के मुंह में पानी आ रहा है तो वो जो है मतलब पानी लाना है तो वो आता है। इसका जठर और आंतरिक स्त्राव में जो है तंत्रिका संकेतों से उद्दीपित होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो जठर ग्रंथि हमारी या जो आंत है हमारी, वहाँ पे जो स्त्राव है, जो म्यूकस है, वहाँ पे जो है क्या रिलीज़ होता है, ये तंत्रिका संकेत, यानी वहाँ पे सिग्नल जाते हैं कि हार्मोन या वगैरह, हार्मोन हो गया या एंजाइम हो गया या म्यूकस हो गया, उसको रिलीज़ करना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आहार नाल के विभिन्न भागों में पेशियों की सक्रियता होती है। जैसे सिग्नल आएंगे तो जो आहार नाल है जहाँ से खाना जा रहा था वहाँ पे क्या होगा, पेशी सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, उसको पता है कि अब मुंह में पानी आया तो कुछ ना कुछ तो आएगा और ये जो है कुछ ना कुछ तो खाएगा। तो यहाँ पे लोकल एंड सीएनएस स्थानीय एवं केंद्रीय जो है तंत्रिका क्रियाओं के द्वारा जो है यहाँ पे हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत यहाँ पे जठर और आंतरिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के साथ स्त्राव को नियंत्रित करते हैं। देखो लोकल और सीएनएस का मतलब क्या है, सीएनएस तो पता है आपको, केंद्रीय नर्वस सिस्टम, ठीक है। लोकल का मतलब क्या होता है, मुंह में पानी आ रहा ना तो मुंह में भी तो सिग्नल आने चाहिए ना, तो इसको लोकल कहते हैं, लोकल नर्वस सिस्टम, यानी जहाँ जिस एरिया पे जो है काम करना है, और बाकी सिग्नल तो ब्रेन से आएंगे। तो ये हार्मोन रिलीज करेगा जिसके अंतर्गत जो है जठर और आंतरिक म्यूकोसा से निकलने वाले जो हार्मोन, वहाँ से जो निकलेंगे हार्मोन, वो जो डाइजेस्टिव जूस है या जो पाचन रस है उसके स्त्राव के साथ मिल जाते हैं और यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस को संपन्न करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, टाइम कितना हुआ, 8:37। चलो तो हम लोग यहाँ पे हार्मोन तो देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब हार्मोन की बात कर रहे थे तो यहाँ से पहला हार्मोन, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं दिया है लेकिन फिर भी पढ़ रहे तो एक बार आप देख लेना। यहाँ पे जो है कौन सा हार्मोन है, सेक्रेटिन, वो हिंदी में लिखा है सिक्रेटिन, वैसे सेक्रेटिन होता है। तो ये जो है अग्नाशय कि में जो है एक पतला जली द्रव्य स्रावित करते हैं और उससे प्रेरित होते हैं, जिसमें यहाँ पे जिससे प्रेरित होकर जिसमें बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाता है और एंजाइम का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहाँ पे, ये अपना अग्नाशय में, ठीक है, ये याद रखना अग्नाशय में। और कौन का हार्मोन रिलीज हो रहा है, सेक्रेटिन, और क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ा रहा है, एंजाइम का कम कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं कौन सा एंजाइम है, पेनक्रियोजाइमिन, ठीक है। तो ये भी अग्नाशय में रिलीज हो रहा है, ये गाढ़ा द्रव्य स्रावित करता है जिससे प्रेरित होकर जिसमें बाइकार्बोनेट का लेवल कम और एंजाइम का ज़्यादा। इसके बाद हिपोक्रेटिनिन की बात करें, हिपेटोक्रेनिन, तो यहाँ पे ये यकृत से होगा। देखो हिपेटो, जब भी हिपेटो आए समझ जाना कि बात यकृत की हो रही है। तो ये तनु पित्त उत्पादन करता है, तनु यानी पतला, तनु यानी छोटा नहीं है, तनु यानी पतला। इसके बाद है कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके, ये पित्ताशय को संकुचित करता है और खाली करने के लिए उसको प्रेरित करता है। यहाँ पे इंट्रोक्रेनिन की बात करें, ये आंतरिक, नाम ही समझ में आ रहा है, इंटेरोसक्कस पढ़ा था क्या अपन ने, तो उसी नाम से आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रोक्रेनिन की बात करें तो आंतरिक रस को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, तो इसको तो जगह कल समझेंगे हम लोग हैं।
हाँ जाना है, इसीलिए तो। चलो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट की बात करें तो इसको हम लोग कल ही समझेंगे, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। संडे नहीं तो मंडे आएंगे, मंडे नहीं तो ट्यूसडे आएंगे। नहीं 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 नहीं, मंडे चलो ठीक है।